नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज मकर संक्रांति के अवसर पर एक और शुभ कार्य होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ये कह दिया था कि मुझे प्रधान सेवक के रूप में संबोधित किया जाए, उनकी जो अब तक की यात्रा है 2014 से 2025 तक की, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे परिवर्तन वो लगातार कर रहे हैं, कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारी मूल जड़ें हैं, जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो गौरवपूर्ण हमारा इतिहास है, जिसको दफन करने की कोशिश की गई, उसको फिर से सजा-संवार रहे हैं, पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित करने का काम कर रहे हैं। केदारपुरी से लेकर के काशी नगरी तक, अयोध्या से लेकर के मथुरा तक और महाकाल की नगरी उज्जैन से लेकर के सोमनाथ तक हम लगातार ये देख रहे हैं। नई संसद बनना, उसमें सेंगोल की स्थापना करना और अभी जिसको एग्जीक्यूटिव एक परिसर कहा जा रहा था, उसका नाम अब सेवा तीर्थ रख करके प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवेश की तैयारियां करना। ये सब क्या संदेश और संकेत देते हैं? इसके पीछे की फिलॉसफी, इसका दर्शन क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? हेतु क्या है? जरा इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित अनुपम मिश्रा। तो अनुपम जी के साथ जुड़ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुपम जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। एक हम निरंतरता में कोशिश देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और इसको लेकर के उनको निशाना भी बनाया जाता रहा है। जो अंग्रेजी दांव हैं उनकी तरफ से भी, जो सो कॉल्ड सेकुलर ब्रिगेड है उसकी तरफ से भी, और इसको एक सांप्रदायिक मुलम्मा एक नाम भी दिया जाता है। ऐसे लोग जो शायद भगवान राम को भी अब सांप्रदायिक मानने लगे हैं, और अब तो इतना अरसा गुजर गया है, ये लोग अभी तक अयोध्या भी नहीं गए, रामलला के दर्शन करने के लिए भी नहीं गए। तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि प्रधानमंत्री से नाम बदल रहे हैं। खाली नाम बदलना तो फिर एक फिजूल की एक्सरसाइज हो जाती। पहली बात देखिए कि पूरा इन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। पहले जब प्रधानमंत्री निकलते थे, दफ्तर से ऑफिस जाते थे, ट्रैफिक रुक जाता था। जब प्रधानमंत्री फ्लाइट पकड़ने जाते थे, ट्रैफिक रुक जाता था। प्रयास किया जा रहा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री का मूवमेंट कम से कम हो, और आपने देखा कि उन्होंने एयरपोर्ट जाने के लिए भी अपनी क्या व्यवस्था की। तो एक तो प्रयास किया जा रहा है कि जनता को दिक्कत ना हो। दूसरी बात, नई संसद बननी थी, अब नहीं, क्योंकि आपको मालूम है डिलिमिटेशन होना है, सांसदों की संख्या बढ़नी है। पुरानी संसद में इसकी जगह नहीं थी, तो उसको बनाया ही नहीं गया। उसको हमारे जो हिंदुस्तान में जिस तरह के नाम होने चाहिए उस तरह के नाम दिए गए भाई। मतलब उनके द्वारों को आपने गज द्वार, रश द्वार, गरुण द्वार, मकर द्वार, शार्दूल द्वार, हंस द्वार करके हमारी पौराणिक संस्कृत से जोड़ा। उसमें कुछ गलत नहीं है। और तीसरी बात ये कि एक जो हमारे यहाँ एक राज शब्द जो है, वो ब्रिटिश राज को राज कहा जाता था। तो जो राज की संस्कृत, राजपथ, राजा मतलब ये ब्रिटिश राज उन्हीं ने, अंग्रेजों ने बनाया था। तो राजपथ को कर्तव्य पथ, एक तो ये मैं बहुत बड़ी प्रतीकात्मक क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में हर व्यक्ति ढपली लेकर आजादी मांग रहा है, स्वतंत्रता मांग रहा है, इतना स्वतंत्र उसके बाद स्वतंत्रता मांग रहा है, लेकिन कर्तव्यों की बात कोई नहीं करता। लोग सिर्फ अधिकारों की बात कर रहे हैं। ऐसे में आपने राजपथ को कर्तव्य पथ कहा, मंत्री को सेवक कहा। तो ये छोटी छोटी प्रतीकात्मक चीजें हैं जो डेफिनेटली बहुत असर डालती हैं और लंबे समय में असर डालती हैं। तमाम चीजें तो ऐसी होती हैं कि
उनको समय लगता है, लेकिन अब जैसे जिस शहर से मैं बैठा हूँ और अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाई कोर्ट को छोड़ दिया जाए तो लोग इसको प्रयागराज ही कहते हैं। जब योगी ने नाम बदला था तो बहुत बवाल हुआ था। परंतु नाम में क्या रखा है, ऐसा कहने के बाद शेक्सपियर ने उसके नीचे अपना ही नाम लिखा था, किसी और का नाम नहीं लिखा था। तो नाम में बहुत कुछ रखा है साहब। नाम में बहुत कुछ रखा है। नाम आपको आपके अतीत से जोड़ती है, आपके पूर्वजों से जोड़ती है, आपके देश से जोड़ती है, आपके संस्कार से जोड़ती है। और बेसिकली ये भी तो जो उनका नया ऑफिस और जो नया घर है, तो आप देखिए कि उसमें इस तरह बनाया गया है कि प्रधानमंत्री के मूवमेंट से लोगों को दिक्कत ना हो। अच्छा, नरेंद्र मोदी जब से आए हमने देखा है कि उनका प्रतीकात्मक में बहुत ज्यादा प्रतीकात्मक चिन्हों में, बातों में, इन सब बातों में बहुत उनका जोर भी रहता है, क्योंकि उन्हें मालूम है आज जो वो कह रहे हैं कल भूल जाएंगे लोग। लेकिन जो प्रतीक स्थापित करके जा रहे हैं, जो सिंबल उन्होंने स्थापित किया है, वो युगों युगों तक भारतीय संसद में बना रहेगा। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। और आपने ये भी देखा है कि सिर्फ इतना ही नहीं, पहली बार आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जो हर हफ्ते आपको किसी ना किसी मंदिर में साष्टांग लेटा हुआ नजर आता है, माथे पे त्रिपुंड, हाथ में त्रिशूल। तो देखिए और शुरुआत हाथ में जब इस बार तो डमरू भी दिखाई दिया साहब, डमरू भी सोमनाथ। दिखाई दिया। हाँ। तो सोमनाथ भाई, सोमनाथ मंदिर में गए थे, काशी के सांसद हैं, उनको तो पूरा हक है ना। और देखें, जब हमारे स्वतंत्रता के तुरंत बाद जब हमने अपना संविधान बनाया, तो ऐसा नहीं कि उस समय ऐसे लोग नहीं थे, ऐसे तमाम लोग थे। और उन्हीं के चलते हमने देखे हमारे संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके ऊपर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र है। आप देखें कि हमारे संविधान में जितने आपको पिक्चर्स नजर आएंगे, वो सब हमारे धर्म और हमारे अतीत की कहानी कहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के सामने उस समय पटेल भी थे और तमाम लोग थे, तो उनके सामने उस समय नेहरू ने किसी हद तक इस सबको बर्दाश्त किया। लेकिन जब एक बार पटेल की मृत्यु हो गई और नेहरू पूरी तरह से, एकदम से कहना चाहिए कि पूरे देश पे उनका कब्जा हो गया, तो उन्होंने अपना जो एक बेंट ऑफ माइंड था, जो अपना थॉट था, उसको उन्होंने देश पर लादना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें भी देखिए हिपोक्रेसी नजर आती है। वो सारा टाइम ये बात करते थे कि सब मतलब धर्म से दूर जाने की बात करते थे, सेकुलर आइडियल्स की बात करते थे। लेकिन आप देखें नेहरू ने जो अपनी विरासत की, उसके चलते उनकी अस्थियों का एक भाग यहाँ संगम में भी प्रभावित किया गया। तो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन अब उनकी अपनी एक राजनीति थी। देखिए, बड़ी मेहनत करके उन्होंने एक बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को भारत में रोका था, और उनको मालूम था कि आने वाले समय में ये हमारा एक बहुत बड़ा वोट बैंक होगा। इंदिरा को वो तैयार कर ही चुके थे। इंदिरा गांधी नेहरू के सामने ही कांग्रेस की प्रेसिडेंट हो गई थी। तो ऐसे में उन्होंने एक तरह से भविष्य में अपने खानदान की राजनीति की नींव रखी थी। और अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक तरह से समझिए कि 1000 साल के कालचक्र को उलटने का प्रयास कर रहे हैं। 1000 साल के कालचक्र को उलटने की वो कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ना सिर्फ वो व्यवहारिक रूप से अच्छे कदम हैं, जहाँ पे लॉजिस्टिकली और लोगों को फायदा होगा। अच्छा, आप देखिए, जहाँ प्रधानमंत्री का ऑफिस बन रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होंगे एक विंग में। हाँ, कैबिनेट तो सचिवालय भी है। कैबिनेट सचिवालय भी होगा, एनएसए भी होंगे। तो इन सब चीजों के चलते कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसका काम करना भी आसान हो जाएगा, लोगों को परेशानियां भी कम हो जाएंगी। और जो हमारा एक ओरिजिनल माइंडसेट था, जिसको हम लगातार अंग्रेजी से और अंग्रेजों से जोड़कर देखते थे, तो उससे दूर जाने का प्रधानमंत्री ने प्रयास भी किया है, और उनको 3 कार्यकाल भी मिल गए। तो धीरे धीरे देखिए चीजों में बड़ा बदलाव आया है, लोगों की बातचीत के लहजे में बड़ा बदलाव आया है।
और आप वो जो एक अंग्रेजियत हम पे बुरी तरह हावी हो चुकी थी, लोग उससे आपको दूर जाते नजर आ रहे हैं। अब वो आपको सुबह मैसेज करते हैं तो राम राम करते हैं, गुड मॉर्निंग नहीं करते हैं। आप देखिए, हिंदू तीज त्योहारों के प्रति, सनातन के प्रति फिर से श्रद्धा ही नहीं, उत्सुकता भी बढ़ी है। और जिस जेन जी से राहुल गांधी अपेक्षा करते हैं कि सड़क पे उतर कर भाजपा सरकार पलट देगी, वो जेन जी आपको काफी कुछ धर्म में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, वो दिलचस्पी ले रहा है। और उसको अब वो आपको नजर भी आ रहा है, मंदिरों में नजर आ रहा है, सड़कों पर नजर आ रहा है। और जैसे मैं योगी के लिए ये बात कहता हूँ ओंकार जी कि योगी ने जैसे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उठाकर देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया। इसमें हमारे मंदिरों का, हमारे तीर्थाटनों का बहुत बड़ा रोल रहा। ये जिसको मैं टेम्पल टूरिज्म कहता हूँ, मंदिर पर्यटन। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मंदिर सिर्फ वहां पे लोग सिर्फ पूजा ही कर रहे हैं और या सिर्फ इसी के लिए हैं। अब ये कि हमारे यहाँ इस समय प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, और इस माघ मेले में इतनी बड़ी एक अर्थव्यवस्था की गुंजाइश आपको हमेशा नजर आती है। और इस बार भी देखिए, सरकार ने बताया है कि प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है। उस छोटे से क्षेत्र में प्रतिदिन 30 करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा है, आप सोचिए। तो एक दो तीन चीजें आपको नजर आती हैं। एक, ब्रिटिश राज और एक मेघालय संस्कृति से बाहर आने का प्रयास, गुलामी के चिन्हों से दूर जाने का प्रयास, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति से जुड़ने का प्रयास, एक लॉजिस्टिकली एक मतलब काम करने में सहूलियत, उसमें आसानी, लोगों को दिक्कतें ना आए, और उसका एक वित्तीय पक्ष भी है जो सामने नजर आ रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी खूबसूरत बातें चल रही हैं, बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि जिस देश में जिन लोगों ने यहाँ पे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कत्ल किए हों, मंदिर लूटे हों, देश को बर्बाद किया हो, उनके नाम पे अगर सड़कें हों, उनके नाम पे अगर संस्थान हो, तो ये कहीं से उचित नहीं है। अनुपम जी, कैसा लगता है जब हम देखते हैं कि किसी फॉरेन डिग्निटी से, जैसे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने पतंग उड़वा दी, और पतंग भी किसकी थी? हनुमान जी की। अभी पुतिन साहब आए थे दिल्ली की संक्षिप्त सी यात्रा पर, उनको गीता भेंट की है जो रूसी भाषा में है। ये चीजें, ये करिश्मा, ये एक तरीके से कहना चाहिए कि जेस्चर या साहस, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ही दिखा सकते हैं और करवा सकते हैं। देखिए, जहां तक गीता भेंट करने की बात है, प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही, मुझे पसंद आई। उन्होंने कहा कि मैं जिससे भी मिल रहा हूं उसे गीता भेंट कर रहा हूं, जिस भी विश्व के नेता से मिल रहा हूं सबको भेंट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास देने के लिए इससे अधिक कुछ नहीं है, और विश्व के पास पाने के लिए इससे अधिक कुछ नहीं है। बड़ी बात है साहब ये। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक नेता को ही दी, उन्होंने सबको दी, पुतिन को नहीं, सबको दी उन्होंने, नेतन्याहू तक को दी है। तो और जहां तक ये जर्मन चांसलर का सवाल है, तो इतना बहुरंगी, इतना विविध, इतना सुंदर हमारा पूरा परिदृश्य होता है, हमारा समाज इतना सुंदर है कि जर्मन चांसलर बड़े अभिभूत नजर आए। मतलब उन्होंने आकाश में कभी इतनी ढेर सारी पतंगें उड़ती तो देखी भी नहीं होंगी ना। और जहां तक मेरी जानकारी है, उनका भारत ही नहीं, एशिया में पहला दौरा था। तो इतनी विविध संस्कृति, इतनी बहुरंगी संस्कृति देखकर अचंभित नजर आए। और वो अलग बात है कि जब वो कर्नाटक पहुंचे तो सिद्धारमैया या डी.के. शिव कुमार ने उनका स्वागत करना जरूरी नहीं समझा। जब वो राहुल अपने गांधी पहुंचे तो हाई कमान का स्वागत कर रहे थे। राहुल गांधी जब पहुंचे तो आपने देखा कि दोनों लोग वहां पे इकट्ठा हो गए। तो अच्छा, ये सब चीजों का फर्क भी पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, हर व्यक्ति अपने देश का हित चाहता है, और हर व्यक्ति अपने देश के हिसाब से सौदेबाजी करता है। और मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात नजर आ रही थी कि जर्मन चांसलर अपने साथ 25 उद्योगपति लेकर आए थे। ये बात मैं लगातार कहता रहा हूं कि दुनिया में कोई भी नेता कहीं भी जाता है तो अपने देश के इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को साथ लेकर जाता है और दुनिया में उनको प्रमोट करता है।
हमें भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने इसको कितना इशू बनाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में अपने मित्रों को प्रमोट कर रहे हैं। कोई भी उद्योगपति किसी देश का दुश्मन थोड़ा होता है। वो हाफिज सईद थोड़ा है, मसूद अजहर थोड़ा है, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। यहाँ तो नहीं, जितने भी सारे जितने हमारे यहाँ जितने आज तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आए हैं, सब अपने देश से पूरी बिजनेसमैन की एक टीम लेकर आए हैं। अभी भाई ब्रिटेन के इसी से प्रधानमंत्री भी 125 सब लोगों को एवरीवन हर आदमी लेकर आता है। और अगर हमारे भारत के प्रधानमंत्री लेकर जाते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि भाई पहले के प्रधानमंत्री 150 पत्रकारों को लेकर जाते थे, और आपको मालूम ही है कि उनके लिए कैसी प्लेजर ट्रिप होती। बिल्कुल। देखिए, ये जो पूरा सेंट्रल विस्टा इस समय बन रहा है, मुझे जाने का अवसर मिला है अनुपम जी। पीयूष गोयल साहब ने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट को बुलाया था, पूर्व संपादकों को बुलाया था, कुछ सलाहें लेने के लिए। वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित कुछ चीजें थी, और वाणिज्य मंत्रालय नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुका है। बहुत सारे मंत्रालय शिफ्ट हो चुके हैं, कुल मिलाकर के 8 बिल्डिंग बननी है, जिनमें सारे मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। 2 बिल्डिंग तैयार हैं, बाकी बन रही हैं। अलग अलग बिल्डिंग्स में अलग अलग जगहों पर दिल्ली में जो मंत्रालय थे, उनका 1600-1700 करोड़ रुपया किराया हर साल जा रहा था। अब प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई क्यों दिया जाए, ये पैसा क्यों लुटाया जा रहा है। बाद में जांच पड़ताल में पता लगा कि वो उनमें से बहुत सारी बिल्डिंग तो या तो कांग्रेसियों की थी या कांग्रेसियों के रिश्तेदारों की, जान पहचान वालों की थी। उनका घर भरा जा रहा था एक तरीके से। तो प्रधानमंत्री का एक बड़ा विजन था सेंट्रल विस्टा को लेकर के, जिसमें ये मिनिस्ट्रीज, इनकी बिल्डिंग जिसका नाम राजपथ था, उसके दोनों तरफ बनाई जा रही हैं, कर्तव्य पथ के, और वहां पर मंत्रालय सब एक जगह शिफ्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। इसी तरीके से प्रधानमंत्री का जो आवास है, जो जो लोक कल्याण मार्ग पर था, वो प्रधानमंत्री के कार्यालय से करीब करीब 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर पड़ता है। जैसा आपने कहा कि रूट लगना होता था, कई तरह के इश्यूज होते थे। अब प्रधानमंत्री का ऑफिस बिल्कुल पार्लियामेंट से सटा हुआ है। चहलकदमी करते हुए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट पहुंच सकते हैं। वहीं पर दूसरे तमाम मंत्रालय जैसे कैबिनेट सचिवालय, एनएसए का सचिवालय, एक ब्रॉड विजन था, लेकिन इसका भी किस तरीके से विरोध किया गया था, आपकी स्मृतियों में होगा। कभी पर्यावरण को इशू बनाया गया, कभी दूसरी चीजों को इशू बनाया गया, केवल इसलिए कि नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए। नहीं, देखें, मैंने तो एक और भी चीज देखी है मंत्रालयों में। अभी तक जिस तरह मंत्रालयों का विस्तार था, अलग अलग दूर दूर बिल्डिंगें थी, और कभी कभी तो मैंने देखा है कि अगर आपको एक काम, एक फाइल इधर से उधर ले जानी है, तो एक सेक्शन अफसर का पूरा दिन चला जाता था, उसमें पूरा समय चला जाता था। और अब आप देखें जो नए मंत्रालय बन रहे हैं, उसमें काम कितना आसान होगा। जिसको लाल फीता शाही कहा जाता है, जिसको रेड टेपिज्म कहा जाता है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। मंत्रालय टू मंत्रालय फाइल जाने में सब समय लग जाता था, जाने में, वापस आने में। कभी कभी फाइलें पड़ी रहती थी, वापस नहीं आती थी, खो जाती थी। अब ये एक आपका बहुत एक एफिशिएंट सिस्टम, एक बहुत ही कुशल सिस्टम बनने जा रहा है, जहां पर काम बहुत तेजी से होता हुआ आपको नजर आएगा। और जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने ये जो बनाया है, एक नया सिस्टम बनाया। एक बात मुझे जरूर अजीब लगती है कि 80 साल बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो सिर्फ सड़क ही नहीं, एयरपोर्ट ही नहीं, ट्रेन ही नहीं, मतलब आप देखें, ऐसा लग रहा है कि नए सिरे से पूरा देश ही निर्माण करने में लगे हैं। संसद से लेकर, मंत्रालयों से लेकर, युद्ध स्तर पे एकदम युद्ध स्मारक बनवा दिया। अब आप ये सोचें, पूरी दुनिया में हम शायद इकलौते देश होंगे, ओंकार सर, जिन्होंने अपने उन सैनिकों के लिए, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनके लिए एक स्मारक नहीं था हमारे पास। मुझसे अक्सर आर्मी के लोग ये बात कहते थे कि साहब हम इकलौते देश हैं, वो एक जो अंग्रेज बना गए, अपने लोगों का बना गए, उसके बाद हमने कितने कितने युद्ध लड़े,
4-4 युद्ध लड़े, पर हमारे पास अपने सैनिकों के लिए एक स्मारक नहीं था, एक जगह नहीं थी जहां पे हम बता सके कि इतने इन सैनिकों ने हमारे और अपने इस देश के लिए बलिदान दिया। तो ये पहली बार उनके दिमाग में आया और उन्होंने किया, और ये थोड़ा-सा अजीब इसलिए लगता है कि इसके पहले इन सब बातों को किसी ने सोचा नहीं। जैसे अभी आप शो के पहले कह रहे थे कि इसके पहले किसी के दिमाग में ऐसा आया नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। और इस मामले में थोड़ा ये भी एक अच्छी बात हुई कि मोदी जी को लगातार 3 टेन्योर भी मिल गए, उनको काम करने का पर्याप्त अवसर भी मिला है। तो शायद ये सब एक कार्यकाल में पूरा नहीं हो सकता था। अब मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। आप भले ही प्रयागराज में बैठे हैं, लेकिन जो दिल आपका धड़कता है वो तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तानियत के लिए, हिंदुस्तानी संस्कृति के लिए, और उसी के लिए आप काम भी कर रहे हैं, जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। ये जो लाल, ये आपके इंडिया गेट के आसपास की जो सड़कें अंदर जाती हैं नई दिल्ली में, किसी का नाम अकबर रोड है, किसी का नाम बाबर रोड है, किसी का नाम हुमायूं रोड है, किसी का औरंगजेब लेन है, ये क्या सोच करके रखी गई होंगी? और आपको लगता है कि अब समय आ गया है कि इनको भी, जो भारतीय योद्धा हुए हैं, अरे साहब, महाराणा प्रताप से लेकर के छत्रपति शिवाजी महाराज, और क्या क्या नाम नहीं गिनाए जा सकते, उनके नाम पर क्यों नहीं होनी चाहिए ये सड़कें? उनके नाम पर भी हैं, लेकिन जिनके नाम पर हैं उनके नाम पर तो कतई नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास महाराणा प्रताप या छत्रपति महाराज या रानी झांसी या इधर जो हमारे क्रांतिकारी रहे, जो योद्धा रहे, इन सबके नाम पर स्मारक या सड़कें ना हो, परंतु जिनके नाम पर अभी आपने गिनाया, इनके नाम पे तो होने का तो कोई मतलब ही नहीं। देखिए, एक वीएस नायपॉल एक बड़े भारतीय लेखक हुए हैं, आप जानते हो, और वामपंथियों के बड़े प्रिय। उनको लगता था कि साहब इनसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। बाबरी के गिरने के बाद उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, मेरी सारी राजनीति, मेरी सारी विचारधारा अपनी जगह, पर गुलामी का इतना बड़ा प्रतीक, वो भी उस स्थान पे जो देश के सबसे बड़े पूज्य हों, मेरी तो समझ के बाहर है। मुझे तो लगता है ये एक बहुत ही बहादुरी का, बहुत ही साहसिक काम हुआ है। और उसके बाद सारे वामपंथी उनसे नाराज हो गए। तो गुलामी के प्रतीकों का कोई मतलब नहीं है। आप सोचें कि जिस व्यक्ति ने नालंदा जलाई, उसके नाम पे बख्तियार जंक्शन, इसका कोई सेंस बैठता है? आप बताएं। और अब तक ये गया क्यों नहीं? और मुझे लगता है ठीक है, मोदी साहब अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन समय आना चाहिए कि एक कॉल लिया जाना चाहिए, एक इसमें फैसला लिया जाना चाहिए, और ऐसे तमाम नामों को तमाम जगहों से खत्म कर दिया जाना चाहिए। नहीं, मैं तो देखिए, कहता आप मुझे हूँ, बताएं, अगर 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 जवाहरलाल नेहरू का नाम हट के वो प्रधानमंत्री मेमोरियल, प्रधानमंत्री म्यूजियम हो सकता है, तो इन लोगों के नाम रखने का अभी तक क्या मतलब है? अभी तक बख्तियार जंक्शन क्यों है? अगर औरंगजेब रोड हट सकती तो अकबर रोड भी क्यों नहीं हट सकती? बाबर रोड भी क्यों नहीं हट सकती? मुझे अब तो देखिए इतिहास भी सामने आ रहा है, और मोदी सरकार फाइनली देर से ही सही, परंतु अब पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करती भी नजर आ रही है आपको। यहाँ तक कि जो सबसे ज्यादा वामपंथियों ने जिस आदमी का ढोल पीटा, अकबर, जिसको अकबर महान कहा गया, उसको भी महान मानने से इंकार कर दिया एनसीईआरटी की किताबों ने, और उसकी भी पोल खोल के रख दी। तो फिर उसके बाद तो मुझे लगता है शायद, या फिर जैसा कि प्रधानमंत्री को लग रहा होगा कि पहले पाठ्य पुस्तकों के जरिए लोगों तक, आम लोगों तक पूरी बात सामने लाई जाए, एक डिबेट शुरू हो, फिर इनको नाम, ठीक है, उनकी अपनी राजनीति होगी, पर मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के इस युग में अब तकरीबन सब लोग सब बातों से वाकिफ हैं, सबको सब पता है। और किसके नाम पर हो या ना हो तो बात की बात है, जिनके नाम पर है उनके नाम पे कतई नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा रुदाली गैंग है, जिसको हम इकोसिस्टम के रूप में जानते हैं, जो अर्बन नक्सल को सपोर्ट करते हैं, जो नक्सलियों को भी सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, और इनको सबसे ज्यादा पीड़ा और वेदना होती है जब इस तरह के उपाय किए जाते हैं या इस तरह के कठोर निर्णय लिए जाते हैं। आपको याद होगा जब संसद में सेंगोल
स्थापित की जा रही थी, तो सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी के सीने में उठा था तो यही लोग थे, कांग्रेसी थे, वामपंथी थे। इनको बड़ी भारी परेशानी होने लगती है। तो क्या किया जाए साहब, इनको तो कुंभ मेले से भी परेशानी है, इनको राम मंदिर से परेशानी है, इनको सिंगोल से परेशानी है। अरे बाकी चीजें तो जाने दें, इनको तो सरदार पटेल की प्रतिमा से भी परेशानी थी। उनको लग रहा था कि बहुत खर्चा हो रहा है, जबकि देखिए वो कितना पैसा वहां कलेक्ट होता है। उन्हें तो सब चीजों से, सब बातों से परेशानी है। उनको तो इस बात से भी परेशानी है कि चाइना बॉर्डर पे एयरपोर्ट क्यों बना रहे हो, चाइना बॉर्डर पे हाईवे क्यों ले जा रहे हो। तो चाइना से एमओयू करके बैठे हैं। तो अब इन लोगों को कहाँ तक देखा जाए। मेरा ख्याल से अब समय आ गया है कि इन लोगों से बहुत बहस में उलझे बगैर, और मोदी करते भी हैं, आप देखिए वो बहस में नहीं उलझते, उन्हें जो काम करना है वो करते रहते हैं। और आप ठीक है, आप हल्ला मचाते रहिए, उसका वो जवाब भी देना उचित नहीं समझते हैं। और बाकी हल्ला मचाने का तो ये है कि भाई आज आप ये जो उमर खालिद और शर्जील इमाम जिस चीज के लिए हल्ला मचा रहे थे और जिस तरह का हल्ला मचा रहे थे, उसी तरह के आरोप पर आज एक इस्लामिक देश ईरान में 26 साल के लड़के को 5 दिन के अंदर मुकदमा चला के फांसी की सजा सुना दी गई। आज उसको फांसी दी जानी, वो भी बीच चौराहे पे क्रेन से लटका के। तो ये लोग जिस तरह का सिस्टम चाह रहे हैं, उस तरह के सिस्टम में इनके साथ क्या होगा आप सोच कर देखें। मुझे बार बार याद आता है कि जब आयतुल्लाह खुमैनी आए थे 1979 में, तो वो बेसिकली तेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चों और ईरान के वामपंथियों द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, और खुमैनी ने आते ही सारे वामपंथियों को गोली मरवा दी, हजारों की मौत। तो मैं यही कह सकता हूं कि ये एक मूर्खता की पराकाष्ठा है, आप जहां पर अपने ही खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अनुपम मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से एक निवेदन रहता है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। अनुपम मिश्रा जी का चैनल है घूमता आईना, उसको भी सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।